कौन जानता है कि खेलने जा रही है कि क्या करने जा रही है। कौन जानता है कि खेलने जा रही है कि मुंह माराने जा रही है। रोकला ना तो बिगड़ जाई। अब हाथ से निकली तो तू ना संभाल पाइबा। एक ही पे सोती थी, एक ही को ओढ़ती थी। जैसे उसने मेरे को देखा ना, मेरी मजबूरी का ऐसा गंदा फायदा उठाया। मेरे पेरेंट्स को भी पता नहीं है ये सब चीजें। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब स्टार्ट करूंगी। जो भी गहने मेरे वजह से मेरी माँ के उतरे थे, वो सारे गहने मैंने खरीद लिए। जैसे ही मेरा गाड़ी रोड पे उतरा ना, पूरा गांव के लोग, मतलब पूरा गांव के लोग, जो लोग गांव में ताना देते थे, वो लोग मिठाई का डब्बा लेकर खड़े थे। बचपन में ना हम थोड़े से दबंग टाइप की लड़की थे। मतलब कोई अगर कुछ बोल दिया ना तो उसको वहीं पे धोबी पछाड़ा दे देते थे। और इसमें मेरा सपोर्ट करते थे मेरे पापा जी। बोलते थे हम अपनी बेटी को बेटा जैसा पाले हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसे प्रोफेशन में बदला जाए। गांव की लड़कियों में ना ये लोग एक कहावत कहते हैं कि गांव के लड़की के सपना बड़ बड़ ना देखल जाला, कैसे कि वो पूरा ना होला। उसी गांव से निकल करके हमने अपने सपने पूरे किए। नमस्ते, प्रणाम, मेरा नाम है सृष्टि और हम एक बिहार के बहुत ही छोटे से गांव प्यारेपुर के निवासी हैं। इस टॉक में आपको ये जानने को मिलेगा कि जिस सृष्टि को आप हमेशा हंसते मुस्कुराते कैमरे पे देखते हैं, वो सृष्टि की जर्नी आखिर रही कैसी है। मैं जब 9th में थी तो हाई स्कूल में जब मेरा एडमिशन हुआ तो वहाँ पे एक कराटे टीचर आए थे कराटे सिखाने के लिए। तो मैं वहाँ पे कराटे के लिए अपना एडमिशन कराई, फॉर्म फिल किया और 24 दिन का ट्रेनिंग दिया गया था। फिर वहाँ जाने के बाद पता चला कि क्लब खुल रहा है, तो मेरे अंदर एक इच्छा तो थी ही कि मुझे भी ट्रेनिंग करना है। तो क्लब खुला तो मैंने पेरेंट्स से बोला कि मुझे ट्रेनिंग करना है। बहुत डरते-डरते बोली थी। फिर दादी ने सुना तो बोला कि लड़की ही या दाँत वाँत टूट जाई तो बियाह ना हुई। तो फिर गाँव का बात है और बोलती थी कि टूट जाई त के देखे आई तोहरा के तोहर बियाह कराई। तो फिर ये सब बातें थी। दादी को बहुत ही तरीके से मैंने मनाया कि कुछ नहीं होगा, मैं बच-बच के खेलूँगी। फिर मैंने मैच खेला, थोड़े बहुत निशान भी आए थे। चोट तो ऐसा था कि कोई ऐसा जॉइंट ही नहीं था जहाँ पे मैं हल्दी, चूना ये सब नहीं लगाती थी या फिर गरम पट्टी नहीं बाँधती थी। फिर भी एक जुनून था कि कुछ करना है। मतलब मनुष्य में जन्म लिए हैं तो कुछ करेंगे ही करेंगे। तो फिर मैंने अकेडमी में ट्रेनिंग लेना शुरू किया और उसकी फीस मात्र ₹500 था। और ₹500 भी मेरे लिए अफ़ोर्ड करना बहुत बड़ी बात हो गई थी क्योंकि पापा कमाते नहीं हैं। झारखंड में जॉब था लेकिन जॉब चली गई थी तो फिर वो गाँव आ गए थे। फिर हमारा गाँव में ही सब कुछ सेटअप हुआ था। तो पापा के पास उतने पैसे नहीं थे कि 2 भाई-बहन 4 भाई-बहन को वो पढ़ा पाएँ। अभी इस वीडियो के माध्यम से मेरे पेरेंट्स को पता चलेगा कि मैंने होम ट्यूशन दे करके अपने क्लब की फ़ी भरी है। और जो भी मेरे मैच खेलने के पैसे होते थे जो नेशनल है, एक मैच का एंट्री फ़ी ₹2500 लगता था। अभी भी उतना ही के आसपास लग रहा है और कहीं रुकना और खाना है तो 2025 तक खर्चा आ ही जाता था। फिर ट्रेन का टिकट ले लीजिए, सब कुछ लेके 10 तक बजट हमारा चला जाता था। मिडिल क्लास घर की लड़की, मैं भी मिडिल क्लास घर की हूँ, कहाँ से 10,000 अफोर्ड करूँगी। मेरे मम्मी के सारे गहने उतर गए मुझे खिलाने के लिए। क्या बताऊँ अब? फिर भी मैंने कुछ गलत राह नहीं चुना कि मेरे मम्मी के गहने उतरे हैं, मुझे खेलना है, अच्छा करना है। पहला मैच था पटना के पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स में, जिसमें मैच खेलना था और मम्मी ने अपना पायल बेच करके मुझे पैसे दिए थे। फर्स्ट मैच था, थोड़ी-सी नर्वस थी कि कैसे होगा, क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्शन लेकर के आई थी, बट मैं वो मैच हार गई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मम्मी के गहने भी चले गए और मैच से मेडल भी नहीं आया, नेशनल के लिए सिलेक्ट भी नहीं हुई। थोड़ा-सा लगा था, घर जाके बहुत ज़्यादा रोई थी। मम्मी बोली कोई बात नहीं है, आगे फिर से सिलेक्शन होगा। एक जो सपोर्ट था ना पेरेंट्स का, वो मेरे पास हमेशा रहा है, अभी भी है और भगवान करे कि मेरे पास हमेशा रहे। फिर मैं घर गई, फिर से तैयारी में दिन दोगुना रात चौगुना वाला मेहनत किया। हमने अपने कोच से पूछा था कि बाहर के ट्रेनर आ रहे हैं, क्या हम वहाँ जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं? तो उन्होंने बोला था कि हाँ, जा सकती हो। फिर जब मैं वहाँ से 6-7 दिन का कैंप करके वापस आई, तो मुझे एक नोटिफ़िकेशन मिला कि आप हमारे अकेडमी में ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं। तो मैंने उसका रीज़न जानने की कोशिश की। तो उन्होंने बोला कि आप बिना पूछे आप गए हो कैंप करने के लिए, इसलिए आपको डिस्ट्रिक्ट से बैन किया जाता है। आप 1.5 साल के लिए कहीं से कोई मैच नहीं खेल सकते। उन्होंने हमारे करियर को दाँव पे लगा दिया। उन्होंने नहीं देखा कि मैं उनको नहीं पता कि मैंने अपने माँ के गहने बेचे हैं। उन्होंने हमारे फीलिंग्स को बहुत ही अच्छी तरह से रौंद दिया। मैं क्या बताऊँ कि मेरे लिए 1.5 साल बैन होना बहुत बड़ी बात हो गई थी। खुद के लिए ट्रेनिंग करती थी, घर में ट्रेनिंग करती थी, फिर कोविड आया। फिर मैंने फैसला लिया कि जब बैन हूँ ही और कोविड भी है, तो थोड़ा-सा जैसे ही ये सब मामला शांत हुआ, पटना आने के लिए मैंने अपने पेरेंट्स के सामने अपना बातों को रखा कि मैं पटना जाऊँगी और वहाँ पे एक अच्छा जॉब ले लूँगी या फिर कुछ भी करूँगी और अपना देख लूँगी मैं। मम्मी नहीं एग्री हुई क्योंकि अनजान शहर है, अकेली लड़की है, क्या करेगी? फिर भी मैंने बहुत ही विनती करके मनाया उन्हें कि मुझे जाने दीजिए, मैं करूँगी। जब अभी तक आपने भरोसा किया है कि मेरी बेटी गलत नहीं है, तो आप विश्वास रखिए कि आगे भी आपकी बेटी गलत नहीं करेगी।
मैं आई पटना, मम्मी ने रोते-रोते 1300 रुपए निकाल कर दिया था, वो भी अपने आँचल से खोल के। तो मुझे था कि खुद को गलत कभी साबित नहीं होने देना है, पटना आकर के भी नहीं बिगड़ना है। लोग जो कहते हैं ना कि बाहर गइल बिया त के का जानता कि का करती है। पड़ोसी का सबसे बड़ा ताना होता था ना कि कहीं तुम रनिंग करने भी जा रहे हो और हाफ पैंट पहन रहे हो ना, मतलब कि कुछ गलत करने जा रहे हो। और आप अगर फिजिकल होंगे ना, अगर आपको मतलब ट्रेनिंग करते होंगे, तो आपको पता होगा कि रनिंग वगैरह जीन्स और शर्ट में तो नहीं हो सकता है। हर चीज़ के अलग-अलग कपड़े बनाए गए हैं कि कहाँ आपको क्या पहनना है। तो मैं वैसे ही रनिंग के लिए जाती थी, तो इतने ताने मिले हैं ना मुझे, अभी भी मिलते हैं कि कौन जानता है कि खेलने जा रही है कि क्या करने जा रही है? कौन जानता है कि खेलने जा रही है कि मुँह मराने जा रही है? अपने भाषा में बोले तो इतना गंदा और रफली, मतलब पड़ोसी तो होते ही हैं हमारे टाँग खींचने के लिए, हमारे रिलेटिव्स ने भी हमें नहीं छोड़ा है। हमारे सगे जो है ना, पेरेंट्स के अलावा उन्होंने भी हमें नहीं छोड़ा है। मैं जब पटना आई थी तब भी वो लोग बोले थे कि अभी भी समय बा पापा के कि रोक ला ना तो बिगड़ जाई। अब हाथ से निकली तो तू ना सँभाल पइबा। आए दिन रोज़ सुनाता गाँव से, हई लड़की भाग गइल, वो लड़की भाग गई। बोले कि भरोसा करिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पटना आई तो 6 महीने के लिए मैंने हॉस्टल लिया और खुद को कमरे में बंद करके ये फ्रस्ट्रेशन निकाला कि आखिर गलती कहाँ हुई कि मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने अपने आप को बंद कमरे में बंद कर लिया और बस 4 टाइम 3 टाइम का हॉस्टल में खाना लेने के लिए बाहर निकलती थी। मार्केट से कोई कनेक्शन नहीं था मेरा। मैं बस अंदर पढ़ाई करती थी और पूरा पढ़ाई ही करती थी। पढ़ाई में मतलब और चीज़ों में एक मैथ्स ही मेरा वीक था, बाकी सब चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छी थी मैं। तो मैं दिन भर अपने रूम में पढ़ाई करती थी, बस खाना खाने के टाइम ही बाहर निकलती थी। साइड से मैं बीपीएससी का भी तैयारी कर रही थी कि हो सकता है कि स्पोर्ट्स कोटा से मेरा हो जाए क्योंकि गेम में अच्छी थी, फिजिकल अच्छा था। तो 6 महीने बाद जब पैसे खत्म हुए तो वार्डन का नॉक आया कि आपको अब हॉस्टल खाली करना है, आपका 6 मंथ कंप्लीट हो गया है। तो मैंने बोला कि नेक्स्ट मंथ का अगर पेमेंट देके रहे तो बोली हाँ चलेगा। नेक्स्ट मंथ जैसे ही आया मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने बोला और वो वार्डन भी इत्तेफ़ाक से छोड़ने वाली थी हॉस्टल को। तो मैंने बोला कि अगर वार्डन छोड़ रही है तो क्या मुझे ये वाली जॉब मिल जाएगी? तो उन्होंने बोला था कि 7,000 रुपया देंगे और 7,000 तो हॉस्टल का ही फ़ी था। हम बोले मेरा क्या बचेगा? मेरा भी तो पढ़ाई है, स्टेशनरी का सामान खरीदना होता है ये सब। तो बोले कि आप देख लो कर पाओगे कि नहीं? तो उन्होंने बढ़ाकर 8,000 किया। उसके बाद से मैंने जॉब करना शुरू किया और वो जॉब ना 8 घंटे की बिल्कुल नहीं होती है, जो ऑफ़िस में आप कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं, वैसी तो वो जॉब होती ही नहीं है। वो जॉब 24 घंटे की होती है। रात में अगर 1:30 बजे किसी लड़की को कुछ हुआ तो आपको जाना है। 2 बजे रात को अगर कॉल करके बोलती है कि मुझे ये चाहिए या फिर मेरा पार्सल आ गया है बाहर तो गेट खोलना ही खोलना है। और गर्ल्स हॉस्टल में बहुत ही रिस्क होता है। और अकेली थी मैं जो सँभालती थी, गार्ड भी नहीं था, वो लोग गार्ड भी नहीं रखे थे मेरे भरोसे, क्योंकि मैं इतनी बोल्ड थी ना कि अकेले ही सब सँभाल लेती थी। तो उन्होंने गार्ड को भी छुट्टी दे दिया था कि अब अकेली लड़की ये कर लेगी। उन्होंने भी इतना मजबूरी का फ़ायदा उठाया ना, कि सच में जितना मेरे कंधे पे लोगों ने सर रख के रोया ना, उतना ही मेरे कंधे को गिरा दिया। मैंने 3-4 महीने जॉब किया, उसके बाद मैंने बोला कि मैं नहीं कर पाऊँगी अब। तो मैं अपने गाँव गई। उसके बाद मैंने एक ओएलएक्स पे रूम चेक करना शुरू किया कि कोई पार्टनर हो जो मिल जाए मुझे। कोई मतलब पहले से रह रही हो, मुझे रूम दे दे, अपने साथ में पार्टनर रख ले। तो मैं वहाँ गई तो क्या बोले कि मुसीबत आती है ना तो चारों तरफ से आती है। उन्होंने बोला कि आप कुछ भी लेकर के मत आना, हमारे पास सब कुछ है। हम अपना कुछ भी नहीं लेकर गए, बस एक एक मम्मी गाँव में एक गुदरा सीयल जला, वो मम्मी दी थी मेरे को जब मैं हॉस्टल आई थी तो। वो मैं बिछा करके उस पे सोती थी, उसके पास बेड वगैरह सब थे, लेकिन जैसे उसने मेरे को देखा ना, मेरी मजबूरी का ऐसा गंदा फ़ायदा उठाया कि वो सारे बेड अपने रूम में कर लिया और मेरे को हॉल दे दिया। 1 बीएचके था, तुम हॉल में रहो। मैं उसमें भी खुश थी। ठंडी के दिन थी, एक ही पे सोती थी, एक ही को ओढ़ती थी। फिर भी उसको थोड़ा भी दया नहीं आता था कि कुछ दे देना चाहिए। मेरे पेरेंट्स को भी पता नहीं है ये सब चीज़ें। फिर मैंने वहाँ से भी चेंज करने की कोशिश की, फिर एक जगह जॉब लगी 8,000 रुपए की, टेलीकॉलर की। वहाँ पे जॉब जॉइन किया, फिर रूम चेंज करके फिर हॉस्टल में चली गई, दूसरे हॉस्टल में। ऐसा कभी दिन आता था ना कि पैदल जाने पड़ते थे, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता था ऑफ़िस का। हॉस्टल से निकल के पैदल के 20 रुपए भी नहीं होता था ना कि 10 रुपए इधर से दे के जाऊँ और 10 रुपए उधर से दे करके आऊँ। ऐसा सिचुएशन भी मैंने झेला है। अभी तो छोड़ ही दीजिए, मेरी जो कैमरे पे आप लोग लाइफ़ देखते हैं ना और बोलते हैं कि इसके जैसी लाइफ़ हो ही नहीं सकती किसी की। अभी आप सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि मैंने कैसे लाइफ़ को जिया है और इसको इतना बनाने में कितना स्ट्रगल किया है। जब मैं जॉब ही करती पीरियड में थी तभी मुझे अचानक से याद आया कि अरे इस साल तो मेरा बैन हट जाना चाहिए। मैंने देखा तो मेरा बैन 1 तारीख 28 दिसंबर था
और 2-3 दिन बाद मेरा बैन हटने वाला था, नए साल में जैसे ही एंट्री करती। और मैच हो रहा था दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में, ओपन इंटरनेशनल का मैच था। और हमने वो मैच खेला और बिहार का पहला गोल्ड हमने दिया और फाइनली 1.5 साल का जो मेरा तपस्या था, जो मैंने 1.5 साल अपने घर पे ट्रेनिंग की थी, वो मुझे मिला वहाँ पे। और जब घर पे पता चला कि मैंने इतना दिन रुकने के बाद मैच खेला और गोल्ड मेडल लिया, तो उन्होंने बोला कि गाँव आ जाओ। और मुझे नहीं पता था कि किस लिए बुला रहे हैं। तो जैसे ही मेरा गाड़ी रोड पे उतरा ना, पूरा गाँव के रोड, मतलब पूरा गाँव के लोग, जो लोग गाँव में ताना देते थे, वो लोग मिठाई का डब्बा लेकर खड़े थे। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। और उन्होंने बोला कि बेटी हो, मेरे पापा का नाम रख के, बेटी हो तो शैलेंद्र सिंह की लड़की के जैसी, नहीं तो नहीं हो। और मैंने वो प्राउड फील करवाया। वो खुशी जो थी ना कि 1.5 साल बाद मैंने कमबैक किया, वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत ही खुशी हुई कि वो खुशी अब मुझे मिल रही है। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं चली थी। मैंने ट्रेनिंग अपना स्टार्ट किया और भी मैच खेले, 3 गोल्ड लिए। तो उन्होंने बोला कि मैच खेल के वाहवाही करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वैल्यू ही नहीं है इस मैच का। मैंने पूछा क्यों वैल्यू नहीं है? तो ओपन इंटरनेशनल का कोई वैलिड ही नहीं होता है, कोई वैल्यू ही नहीं होता है। क्यों भाई, उसमें भी मैंने पैसे लगाए हैं, उसमें उसके लिए भी मैंने ट्रेनिंग किया है, उसका भी मैंने सर्टिफिकेट लिया है। तो फिर उन्होंने बोला कि इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, एसोसिएशन का गेम खेलो। अब एसोसिएशन का गेम होता है कि लोग बहुत सारे एसोसिएशन अपना बनाते हैं। हमारे बिहार में ना आप काउंटिंग नहीं कर सकते हो कि कितने एसोसिएशन है। हर 2 कदम पे एक एकेडमी है। हर 2 कदम पे एकेडमी वालों ने एसोसिएशन ले रखा है। 50 बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, 20-25 बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, उनको खिलाते हैं। नीतीश कुमार जी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि बिहार के जो भी बच्चे नेशनल में गोल्ड मेडल लाते हैं, उनको खेल कोटा से नौकरी दिया जाएगा। और उसमें भी एक शर्त ये लागू हो गया कि मेडल और जो सर्टिफिकेट होगा वो 1 साल के अंडर का होना चाहिए। मतलब मैंने जो 2015 से खेला है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब आप जो 2020 और 21-22 में खेलोगे, उसी का वैल्यू है। निराश हो गया मन एकदम से। मैंने बोला कि भाई स्विच करने की ज़रूरत है। तो मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब स्टार्ट करूँगी। हमारा बचपन से एक ही सपना था। पहला सपना ये था कि पेरेंट्स को हमेशा प्राउड फील कराएँगे और दूसरा सपना ये था कि मैं मैच खेल कर के बहुत अच्छा नाम कमाना चाहती हूँ। जैसे लोग लिखते हैं ना, साक्षी मलिक ने ये किया, इसने ये किया, वैसा ही मेरा भी एक छोटा-सा कॉर्नर में नाम हो, मैंने इतने ही सपने देखे थे। इसी तनाव में मैं जी रही थी कि अब आगे क्या करूँगी? एकदम निराशा ही हाथ लग रहा है, कुछ कर भी पाऊँगी कि नहीं? या फिर ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ जाएगा? या फिर हर जगह ट्रेनिंग करने के बाद सिर्फ यही सोचूँ कि इसका कुछ नहीं हो सकता, उसका कुछ नहीं हो सकता है। तो फिर मैं इसी तनाव में थी, हॉस्टल में खुद को फिर से बंद कर लिया था। तभी मैंने अपना यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की और ये जर्नी भी आसान नहीं होने वाली थी क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, जो मेरे से बहुत ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। इसी बीच मेरी मुलाकात हुई जी अभिषेक जी से, तो जिन्होंने मुझे लाइफ विद सृष्टि बनाया। सृष्टि राजपूत ना थोड़ा-सा अकड़ू थी, थोड़ा-सा मारपीट वाली थी, किसी को भी धोप देती थी, पता ही नहीं चलता था कि कौन सामने खड़ा है। एक माँ-बाप से ही डरती थी। उन्होंने मुझे लाइफ विद सृष्टि का जर्नी दिखाया कि मैं क्या कर सकती हूँ। उन्होंने मेरे पोटेंशियल को पहचाना कि ये लड़की कर सकती है। उन्होंने मुझे एडिटिंग सिखाई, उन्होंने मुझे कैसे कैमरा एंगल पकड़ना है, हाथ पकड़ के सिखाया। तो ऐसी ही हमारी जर्नी स्टार्ट हुई और आज ये जर्नी मेरी पूरे 8 महीने 9 महीने की हो गई है। और मैंने देखा कि पटना में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। कोई रेस्टोरेंट का दिखा रहा है खाना-पीना, कोई अपना फैशन फॉलो कर रहा है, कोई अपना आर्ट दिखा रहा है। तो मैंने अपनी लैंग्वेज को लेकर के जाना ज़्यादा सही समझा। क्योंकि एक तो लोग बाहर शहर में जाओ तो बिहार को एकदम नीचा ही दिखाते हैं। लेकिन हमने सोचा कि मैं क्यों चूड़ूँ किसी की बातों से? मैं अपनी भाषा को ही प्रमोट करूँगी। मैंने अपने कंटेंट में 3 लैंग्वेज लैंग्वेज का यूज़ किया। पहला हिंदी, इंग्लिश और भोजपुरी। टॉप पे मैंने हमेशा भोजपुरी को रखा है। मेरी वीडियो आप जाकर देखेंगे तो ज़्यादातर भोजपुरी ही आपको मिलेगी क्योंकि ह और एक कहावत है हमारे यहाँ कि भोजपुरी हम एक खातिर ना बोलेनी कि ई भाषा ह। भोजपुरी हम ई खातिर बोलेनी कि हमार माई ह। जब मैं यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं था अच्छा, तो मैंने फ़ोन अपने दोस्त जो अभिषेक जी हैं उनसे उनका आईफ़ोन 11 लिया था और वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। स्टैंड भी नहीं था मेरे पास, मैं खिड़की पे या कहीं भी एंगल पे फ़िट करके रख देती थी और फिर मोमेंट को कर लेती थी, फिर कैमरा बंद करने के लिए आती थी। तो मेरा पहला जो वीडियो था वो मेरे पापा जी के ही साथ था जब मैं अपने ही मैच का रेफरीशिप कराने के लिए अपने होम टाउन गई थी, गोपालगंज। तो मैंने वीडियो को स्टार्ट किया था, आज मैं तैयार होके जा रही हूँ वहाँ जहाँ जाने के लिए मैंने हमेशा से इंतज़ार किया है। मेरा एक सपना था कि मैं रेफरीशिप करूँ और सेंटर रेफरी बनकर मैच को मैं स्टार्ट कराऊँ और ऑफ कराऊँ।
तो मेरा ये हमेशा से सपना था, जो सपना मेरे होम टाउन में मेरा पूरा हुआ, अब वो शायद सपना टूट गया। और मैं इसको एक सांस में बोल देती थी शुरू से लेकर अंत तक। और जब भी बीच में थोड़ा-सा सांस-वास होता है ना, ऐसे आ जाते हैं, तो मैं फिर से उसको डिलीट करती थी और फिर से पूरा एक सांस में बोलती थी। फिर मुझे बताया गया कि एडिटिंग का ही सबसे बड़ा गेम है, आपको एडिटिंग पे बहुत फोकस करनी होगी। आप छोटे-छोटे पार्ट वाइज़ चीज़ों को कट करके बोल सकते हैं, वॉइस ओवर कर सकते हैं। फिर आज वो जाकर के वीडियो देखिए और अभी का जो आप वीडियो देखिएगा, ज़मीन-आसमान का अंतर हो गया है। जब मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ, तो लोगों का हमेशा ये सवाल रहता है कि दीदी आप कितना कमाती हैं? कितना कमाती हूँ वो तो नहीं पता है, लोगों का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा कमाया है। मेरी ऐसी वीडियो है कि सारे एज ग्रुप के लोग देखते हैं और मैं यूट्यूब से इतना कमा लेती हूँ कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ों के लिए समझिए कि मैं 20 रुपए के ई-रिक्शा से नहीं जाती थी कि मेरे पास नहीं है, वो मुझे नहीं माँगने पड़ते हैं। मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं कि मुझे 500 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो। वही सृष्टि हूँ जो 500 रुपया अकेडमी का नहीं हो पाता था तो होम ट्यूशन देती थी। आज वही सृष्टि हूँ कि किसी से माँग नहीं रही हूँ, अपने पेरेंट्स को खुश रख रही हूँ। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि जो भी गहने मेरे वजह से मेरी माँ के उतरे थे, वो सारे गहने मैंने खरीद दिए हैं। जो चीज़ें मुझे मिली नहीं, जिस अकेडमी में 5 रुपए अफ़ोर्ड नहीं कर पाती थी मैं, अब मैंने बस एक ही फ़ैसला लिया है कि मैं एक ऐसा अकेडमी खोलूँ और ऐसे ट्रेनर को रखूँ, गर्ल्स और मेल और फीमेल, जो लड़कियों को ट्रेनिंग दे सके। और पटना में वो जो मेरा अकेडमी होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, सिर्फ़ लड़कियों के लिए। जो मैंने झेला है, वो बाकी लड़कियों को मैं नहीं चाहती हूँ कि वो झेलें। और सभी लड़कियाँ पूछती हैं कि दीदी आप क्या गेम खेलती हो? मैं उन्हें नहीं बता पाती हूँ कि मैं क्या खेलती हूँ और मैं कितनी बेवकूफ़ बनी हूँ। बस मैं सही वक़्त का इंतज़ार कर रही हूँ कि मुझे वो वक़्त मिले और मैं ऐसा कुछ अकेडमी डालूँ और कुछ लड़कियों का कुछ ही सही 5 का भी अगर मैं हेल्प कर पाऊँ, 5 के भी सपने अगर मैं पूरे कर पाऊँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बिहार की लड़की हो या फिर कहीं से भी मेरी वीडियो आप लोग देख रहे हैं जो स्टॉक्स के माध्यम से, तो उनसे बस सारी लड़कियों को और सारे लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपके पेरेंट्स का सपोर्ट होगा ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी जीत सकते हो। लोग कहते हैं ना कि कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ होता है, मेरे कामयाबी के पीछे मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा वाला हाथ है। आप तब की सृष्टि राजपूत को देखेंगे ना और अब की लाइफ इस सृष्टि का वीडियो देखेंगे तो ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा। लेकिन एक अंदर होता है ना जुनून है, बिहारी होते हैं ना बहुत थेथर होते हैं, वो एक चीज़ ठान लिए कि ये करना है ना तो वो करके ही मानेंगे, कोई उन्हें नहीं रोक सकता। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो, जेकर नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे नहीं मिलते, एकदम मिलते झंडा गाड़ देबो।